हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस लर्निंग हब। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, डाइजेशन की कितनी स्टेजेस होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल की आंतरिक संरचना कैसी होती है, और एक तरह से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक समझा था। तो आज हम डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो होता क्या है? हम जो भी खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में खाते हैं, और कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में कन्वर्ट होना या डाइजेशन कहलाता है। कन्वर्ट होना या चेंज होना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। और जिसकी हेल्प से होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंजाइम। फिर हमने पढ़ा था डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा माउथ से या मुंह से। और माउथ में हमें 3 ऑर्गन पढ़ने होते हैं। जो हमें ऑर्गन पढ़ने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? होते हैं सबसे पहले तो टीथ, और दूसरा टंग, और तीसरा स्लाइवरी ग्लैंड। तो टीथ में हम क्या पढ़ते हैं? टीथ में हम पढ़ते हैं कि दांत क्या होते हैं, दांत कितने टाइप के होते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या है, एटसेट्रा, जो भी जो हम सब ने पढ़ लिया है। दूसरा टंग। टंग में हमें क्या पढ़ना होता है? टेस्ट फील करवाती है टंग हमें। और टंग के अलग अलग हिस्से पर अलग अलग टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं जो अलग अलग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स में कहाँ होती हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स माउथ में होती हैं, जो क्या करती हैं? स्लाइवा या लार बनाती हैं, इसलिए इसको स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। और स्लाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं 3 टाइप की। पहली पैरोटिड, दूसरी सबलिंगुअल, और तीसरी सब मैंडिबुलर। इनमें जो पैरोटिड होती है वो सबसे बड़ी होती है। अब ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? ये तीनों मिलकर बनाती हैं सलाइवा, जिसको लार बोलते हैं। और सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा में 99% वाटर और 1% में क्या होता है? आयंस, मिनरल्स और एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन से होते हैं? इसमें 2 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को मारना, है ना। और ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स की वीडियो में। दूसरा जो होता है एंजाइम, वो होता है स्लाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन अमाइलेज भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये डाइजेशन का काम करता है। किसका डाइजेशन? कार्ब्स का। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में कार्ब्स भी जाता है, प्रोटीन भी जाते हैं, फैट्स भी जाते हैं। तो ये कार्ब्स का डाइजेशन स्टार्ट करता है, और कार्ब्स को किस में चेंज कर देता है? माल्टोज में चेंज कर देता है। जो स्लाइवरी अमाइलेज होता है वो कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं करती, कंप्लीट होता है छोटी आंत में। और हमारे मुंह में प्रोटीन फैट्स का बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता, मतलब हमारे माउथ में एक तरह का मिक्सचर बन गया है, और कुछ डाइजेस्टिव फूड, और जिसमें क्या होता है? अनडाइजेस्टिव फूड, है ना। जो मतलब मिक्सचर बन गया है हमारे मुंह में, वो डाइजेस्टिव प्लस अनडाइजेस्टिव फूड का बन गया है। और उसी मिक्सचर को क्या कहा जाता है? उसी मिक्सचर को बोलते हैं बोलस फूड। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट डालिए माउथ, क्योंकि खाना हमारे मुंह में सबसे पहले जाता है, डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से। तो फर्स्ट पॉइंट डालिए माउथ। अब देखिए, जब हमने खाना मुंह में लिया, डाइजेशन स्टार्ट होगा माउथ से। तो मुंह में क्या होगा? मुंह में होता है हमारा, किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो मतलब हमारे मुंह में क्या होता है? जो खाना होता है उसको हम बोलते हैं बोलस। और बोलस क्या होता है? कुछ पचित, कुछ अपचित भोजन होता है, डाइजेस्टिव या अनडाइजेस्टिव, मतलब डाइजेस्टिव प्लस अनडाइजेस्टिव फूड होता है। अब हमारे मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, तो सलाइवा ही बनता है, और सलाइवा है तो सलाइवा में 2 एंजाइम है, जिसकी बात हम अभी कर चुके हैं। कौन कौन से एंजाइम? लाइसोजाइम, टाइलिन अमाइलेज या स्लाइवरी अमाइलेज। अब लाइसोजाइम क्या करता है? जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, बैक्टीरिया को मारता है। और जो टाइलिन अमाइलेज और स्लाइवरी अमाइलेज है वो क्या करता है? वो डाइजेशन का काम करता है। किसका डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है, और उसको किस में चेंज कर देता है? माल्टोज में चेंज कर देता है। देखिए, अब यहाँ समझते हैं हम। हमने खाना खाया, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो ऊपर कैविटी दिखाई दे रही है, 2 तरह की कैविटी है, एक नीचे एक ऊपर। तो ये जो ऊपर वाली कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेसल कैविटी। ये है नेसल कैविटी। और ये जो नीचे वाली है इसको बोलते हैं हम क्या?
ये हो गई नेसल कैविटी, और इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, या इसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। उसके बाद जैसे हमने खाना मुंह में लिया, खाना यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, हमने सांस ली, सांस ऐसे आएगी, तो यहाँ पे आके क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर, यहाँ पे होती है फेरिंग्स, यहाँ पे होती है फेरिंग्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। उसके बाद यहाँ पे जब खाना आएगा, तो देखिए यहाँ पे आगे की तरफ है ट्रैकिया, दोबारा देख लीजिए, इसको नोट कर लेना। यहाँ पे होता है ट्रैकिया, जहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमने हवा ली या सांस ली, वो इधर के रास्ते चली जाएगी, और जो हम खाना लेंगे वो ऐसे आ जाएगा। तो इस नली में जो खाना आ रहा है, माउथ से जो इस नली में खाना आ रहा है, इसको बोलते हैं फूड पाइप, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस भी बोलते हैं। अब इसको समझते हैं हम। मुंह में खाना आया, मुंह की बात हमने कर ली, अब खाना आ गया है फूड पाइप में। अब हम इसको पढ़ेंगे। फूड पाइप, फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस भी बोलते हैं, भोजन नली भी बोलते हैं, और इसको ग्रास नली भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पचित और अपचित भोजन को मुंह से लेकर पेट तक छोड़ने का काम, मतलब बोलस को पेट तक छोड़ने का काम होता है इसका। और इसकी लंबाई कितनी होती है फूड पाइप की, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। अब सोचने वाली बात ये है कि कैसे स्टमक में फूड को भेज देती है ये। तो ये जिस प्रोसेस के थ्रू भेजती है उसे कहा जाता है पेरिस्टालसिस, या कर्मांगजन गति। अब समझते हैं कि पेरिस्टालसिस क्या होता है। ये फूड पाइप है, तो इसके अंदर एक तरह की मसल्स की लाइनिंग होती है, ये देखिए, जो क्या करती हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं, और फिर एक बार रिलैक्स होती हैं, या एक्सपेंड करती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। तो जैसे ही इसमें क्या होता है, खाना यहाँ पर आ जाता है। और ये मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है फूड पाइप की मसल्स में। ये जो आपको मसल्स दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर ये एक तरह का मूवमेंट हो रहा है। मतलब यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर रिलैक्स करेंगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर रिलैक्स करेंगी, और नीचे और नीचे और नीचे, ऐसे करते 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 खाना स्टमक में आ जाता है। तो ये जो मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड पहुंचा है, तो इसे क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, या कर्मंगचन गति। और कहाँ पहुंचा है, पेट में पहुंचा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है कि फूड पाइप क्या है। फूड पाइप 25 सेंटीमीटर का लंबा एक पाइप है, जिसे इसोफेगस या भोजन नली कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है माउथ के फूड को स्टमक में ट्रांसफर करना। और आप बताइए कि किस प्रोसेस के थ्रू होता है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट या कर्मांगचन विधि भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे डाइजेशन होता है, नहीं, यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे एंजाइम होते हैं, नहीं, यहाँ पे एंजाइम भी नहीं होते। और यहाँ पर ग्लैंड्स भी नहीं होती हैं। पेरिस्टालसिस मतलब अगर ये उल्टा हुआ तो उल्टी आ जाती है, पेरिस्टालसिस बहुत तेज होता है तो लूज मोशन हो जाते हैं, और अगर बहुत स्लो होगा तो क्या हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा। अब जो फूड था वो माउथ से फूड पाइप में आया, और फिर ये कहाँ चला गया, यहाँ पे पेट में आ गया है। अब भोजन पेट में आ गया है, तो इसको समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने खाना लिया था मुंह में, मुंह से कहाँ पे आ गया, फिर ऐसे होता हुआ ये फूड पाइप में, और फूड पाइप में होता हुआ ये स्टमक में, यहाँ पे इस टाइम खाना है। तो थर्ड नंबर पर नोट करिए स्टमक। अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। अब इसको स्टमक भी बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं, जठर भी बोलते हैं, और अमाशय भी बोलते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम इसका आकार कैसा होता है। इसका आकार होता है जे शेप का।
यहाँ पर 3-4 घंटे तक खाना रहता है, लेकिन जैसे खाना आए हुए 1 से 2 घंटे हो जाता है तो स्टमक में जो ग्लैंड होती हैं वो अपना गैस्ट्रिक जूस बनाकर डालने लगती हैं। अब स्टमक के हम पार्ट्स की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं या 3 हिस्से होते हैं। जो हिस्सा फूड पाइप से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्डिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कार्डिया स्टमक का कौन सा हिस्सा है, तो आपका आंसर होगा स्टमक का जो हिस्सा फूड पाइप से जुड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कार्डिया। फूड पाइप इसोफेगस से जुड़ा होता है। दूसरा इसका हिस्सा होता है फंडस या बीच वाला हिस्सा, यहाँ पर। अब आगे जहां से छोटी आंत शुरू होती है, देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है, जहां से छोटी आंत ये शुरू हो रही है उसे बोलते हैं पाइलोरस। जब ये खाना पेट में इन 2-3 घंटों तक रहता है तब यहाँ आकर मिलता है गैस्ट्रिक जूस। और कहाँ से आता है गैस्ट्रिक जूस? ये हमारे पेट में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस को बनाती रहती हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती कहाँ है, अब इसको समझेंगे हम। ये यहाँ पर मैंने पेट का डायग्राम बनाया हुआ है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होती हैं। पेट में यहाँ पर एक लेयर होती है, ये मैंने दिखाई हुई है डॉट से। ये लेयर या परत होती है जहां पर क्या होती है? जहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती रहती हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाकर डालती रहती हैं। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में होता है वाटर, आयंस, एचसीएल, पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है एचसीएल के बारे में, एचसीएल के बारे में, पेप्सिन के बारे में, रेनिन के और म्यूकस के बारे में हम पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती हैं। जो पहली होती है वो होती है म्यूकस सेल्स या गोबैल्ड सेल्स। दूसरी दूसरी को बोलते हैं पराइटल सेल्स या ओक्जेंटिक सेल्स। और तीसरी होती है चीफ सेल या पेप्टिक सेल। अब जो ये म्यूकस सेल या गोबेल्ट सेल होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है म्यूकस या श्लेष्मा बनाना। और ये म्यूकस या श्लेष्मा क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। मतलब ये एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ती हैं जो फूड को किनारे पर लगने नहीं देता है, मतलब चिपकने नहीं देता है। एक तरह से खाने को क्या करता है? खाने को डायरेक्शन देता है। दूसरी जो होती हैं पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, ये क्या करती हैं? ये एक तरह का एसिड छोड़ती हैं, मतलब एचसीएल छोड़ती हैं। और एचसीएल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और चीफ सेल और पेप्टिक सेल क्या करती हैं? ये 2 तरह का एंजाइम बनाती हैं, एक तो प्रोरेनिन और दूसरा पेप्सिनोजन। अब इन सभी चीजों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। अब इसके काम नोट करिए HCl के। HCl जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसका जो पहला काम है वो क्या काम होता है? वो होता है इसका बैक्टीरिया को मारना। बैक्टीरिया को ये मार देता है। अब जरा याद करो, हमने पहले सलाइवरी ग्लैंड्स में पढ़ा था हमारे मुंह में लाइसोजाइम होता है। तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। लाइसोजाइम जो होते हैं वो सभी बैक्टीरिया को नहीं मार सकता, लेकिन जिनको लाइसोजाइम नहीं मार पाता उसको कौन मारता है? उसको मारता है HCl। दूसरा जो इसका काम होता है, दूसरा इसका काम होता है एसिडिटी मीडियम देना। ये एसिडिटी करता है ये। आपने देखा होगा जब एसिडिटी हो जाती है या अम्लता बढ़ जाती है, बहुत एसिड बन जाता है, जब हम उल्टा फुल्टा खाना खा लेते हैं या कहीं शादी पार्टीज में जाते हैं, वहां पर कई तरह का ठूस ठूस के खा लेते हैं, तो क्या होता है? एसिडिटी बन जाती है। तब हम क्या करते हैं? तब हम लेते हैं इनो या फिर हम लेते हैं डाइजीन। लेते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसका सूत्र क्या है? MgOH2।
ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या प्रबल अम्ल होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको अगर हाथ पर डाल दें तो स्किन जल जाएगी। उसका मुख्य काम क्या होता है? एसिडिक मीडियम देना होता है। एसिडिक मीडियम मतलब एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं इसमें, मतलब HCl एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और कौन से एंजाइम को एक्टिवेट होते हैं इसमें? इसमें दो तरह के एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, जिनमें पहला है पेप्सिनोजन एंजाइम। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे पेप्सिनोजन एंजाइम के बारे में। हमने पढ़ा था पेप्सिनोजन कौन बनाती है? पेप्सिनोजन बनाती है चीफ सेल या पैक्टिक सेल। पेप्सिनोजन एक नॉन एक्टिव एंजाइम है और ये डाइजेशन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे समझिए, देखिए, पेप्सिनोजन एंजाइम को जैसे ही HCl मिला, जैसे ही उसको एसिडिक मीडियम मिला, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है? पेप्सिनोजन चेंज हो जाता है पेप्सिन में। अब पेप्सिनोजन तो है नॉन एक्टिव फॉर्म, और पेप्सिन क्या है? पेप्सिन है एक्टिव फॉर्म। अब पेप्सिन क्या करता है? हम खाने में क्या खाते हैं? हम खाने में खाते हैं कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड्स खाते हैं ना। तो इसको ऐसे याद रखिए, P फॉर पैप्सिन और P फॉर प्रोटीन। तो पैप्सिन प्रोटीन को चेंज करता है, मतलब डाइजेशन करता है प्रोटीन का। किस में डाइजेशन करता है? पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में इसका डाइजेशन कर देता है। लेकिन 100% प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ है, यह भी पार्शियल या आंशिक पाचन यहाँ पे प्रोटीन का हुआ है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भोजन के अंदर जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो आंसर होगा पेट। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, तब भी आंसर क्या होगा? पेट। और किस एंजाइम की हेल्प से? पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से। पेप्सिन को एक्टिवेट किसने किया? किसने किया पेप्सिन को एक्टिवेट? पेप्सिन को एक्टिवेट किया HCl ने। और पेप्सिन एक्टिवेट होने से पहले किस फॉर्म में था? वो था पेप्सिनोजन फॉर्म में। अब हम समझेंगे प्रोरेनिन एंजाइम को। ये जो प्रोरेनिन एंजाइम है, ये नॉन एक्टिव फॉर्म में होता है और इसको भी पैक्टिक सेल्स ही बनाती हैं। और जैसे ही इसको HCl मिलता है, इसको भी जैसे ही HCl या एसिडिक मीडियम मिलता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है रेनिन में, जो कि क्या है? जो एक्टिव फॉर्म है। अब ये रेनिन क्या काम करता है? रेनिन ये काम करता है कि मिल्क में एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं केसिन प्रोटीन। ये केसिन पर अटैक करता है और इसको किस में चेंज कर देता है? केसिन को पैराकेसिन में चेंज कर देता है। अब यहाँ पे आता है ये पेप्सिन एंजाइम, जो ऊपर हमने बात की थी ना पेप्सिन की। अब ये यहाँ पे आएगा और ये क्या करेगा? ये पैराकेसिन पर अटैक कर देगा और उसको किस में चेंज कर देगा? पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में बदल देता है, या उसकी फॉर्म में चेंज कर देता है। पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। हमारे पेट के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है, बस प्रोटीन का पाचन होता है। यहाँ पे हमने जितनी भी बात की, यहाँ पे हमने किसकी बात की है? प्रोटीन के डाइजेशन की है, और वो भी आंशिक या पार्शली डाइजेशन हो रहा है। कंप्लीट कहाँ पे होगा? कंप्लीट होगा छोटी आंत में जाके। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दो एंजाइम की बात की, ठीक है, और इनको कौन बना रहा है? इनको बना रही है चीफ सेल या पैक्टिक सेल बना रही है। अब जैसे ही पेप्सिनोजन को HCl मिला, वो किस में चेंज हो गया? पेप्सिन में। पहले वो नॉन एक्टिव फॉर्म में था, फिर वो एक्टिव फॉर्म में हो गया। फिर उसने पेप्सिन ने क्या काम किया? पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टिडाइज या पेप्टोन्स में, जो हमने प्रोटीन खाई थी ना, उसको पेप्टाइज या पेप्टोन्स में चेंज कर दिया। और जो प्रोरेनिन था, ये नॉन एक्टिव फॉर्म में था, इसको भी जैसे एसिडिक मीडियम मिला, HCl मिला, हाईली एसिडिक मिला इसको, तो ये किस में चेंज हो गया? रेनिन में। और रेनिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है। फिर रेनिन ने क्या किया? मिल्क की जो प्रोटीन होती है केसिन प्रोटीन, उस पर अटैक किया और उसको पैराकेसिन में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आता है सुपर हीरो बनने पेप्सिन, ठीक है। वो वापस से यहाँ पे आता है, वो पैराकेसिन पे अटैक करता है और उसको पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। सिंपल।
बस ये याद रखना है कि यहाँ पे प्रोटीन का पार्शियली या आंशिक डाइजेशन हो रहा है। हम जितनी भी बात कर रहे हैं प्रोटीन की कर रहे हैं। यहाँ पे लिपिड्स का और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का कोई भी पाचन नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ है वो माउथ में हुआ है। दूध की जो प्रोटीन है, केसीन प्रोटीन, उसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा है बताइए। उसको पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। रेनिन उसको पचाने वाला एंजाइम है। किसको? केसीन प्रोटीन को। छोटे बच्चों में रेनिन एंजाइम बहुत ज्यादा बनता है क्योंकि बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि बच्चे के अंदर कौन सा एंजाइम बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो रेनिन एंजाइम बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है, दूध पीना कम हो जाता है और रेनिन बनना भी कम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो दूध को वापस गिराते हैं तो फटा हुआ दूध वापस आता है ना। तो वो क्या है? वो है पैराकेसिन। हमारे पेट में एचसीएल ने क्या किया, दो एंजाइम को एक्टिवेट किया और वो दो जो एंजाइम है वो किसका डाइजेशन कर रहे हैं? वो डाइजेशन कर रहे हैं प्रोटीन का। अब एक क्वेश्चन और है कि अगर मैं ये कहूं कि हमारे मुंह में किसका डाइजेशन की शुरुआत हुई थी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की, शर्कराओं की या शुगर की स्टार्ट हुई थी। और अगर मैं ये कहूं कि हमारे पेट में किसका डाइजेशन शुरू हो चुका है, तो आप क्या कहेंगे? हमारे पेट में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो चुका है। अब आप पहले ये बताओ कि जब हमारे मुंह में खाना पेट में आया था, मतलब मुंह से खाना जब पेट में आया था, तो उसमें क्या था? उसमें कुछ पचित शर्करा, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स थी या नहीं थी? थी ना। तो अब हमारे पेट में क्या है? हमारे पेट में है डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट या पचित शर्करा, डाइजेस्टेड प्रोटीन और अनडाइजेस्टेड लिपिड या अपचित वसा। और इन सब का क्या बन गया है? इन सबको मिला के एक मिक्सचर बन गया है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं काइम। जैसे हमारे मुंह में जो बोलस बना था तो वो क्या था? थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हुआ था उसमें, प्रोटीन का और फैट का बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन पेट में क्या है? पेट में कार्बोहाइड्रेट्स, पचित शर्करा है जिसका वहां पे थोड़ा सा क्या हुआ था, पाचन हुआ था मुंह में। डाइजेस्टेड प्रोटीन है जिसकी बात अभी हमने की। और अभी तक हमने किसकी बात नहीं की है? अभी तक हमने लिपिड्स की बात बिल्कुल भी नहीं की है। तो जो लिपिड्स है या वसा है वो क्या है? अनडाइजेस्टेड है। और पेट का जो पीएच है वो क्या है? पेट का जो पीएच है वो है 1.8। 1.8 क्यों है इसका पीएच? क्योंकि यहाँ पर HCl है। HCl है यहाँ पर, जो क्या है, हाईली एसिडिक है। और जो हमारा सलाइवा होता है मुंह में, उसका पीएच कितना है? आपको याद है? उसका पीएच होता है 6.8। अब जो ये काइम है, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे देखिए, हमने खाना मुंह में लिया, फिर यहाँ से होता हुआ फूड पाइप में आया, जो हमने पढ़ लिया है, माउथ भी पढ़ लिया है, फूड पाइप भी पढ़ लिया है। उसके बाद में ये स्टमक में आया, वो भी हमने समझ लिया है कि कहाँ पे किस किस का डाइजेशन हुआ है। अब ये यहाँ से होता हुआ खाना किस में आ जाएगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें दो ऑर्गन पढ़ने हैं, तो कल की क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसकी प्रैक्टिस हम टेलीग्राम चैनल पर करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।